हेलो दोस्तों। अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी लगवा चुके हो तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी। सब पैनल्स की बात करते हैं, कौन सा कितने वॉट के पैनल है, मोनो है या पॉली है, कितना जनरेशन करेगा। लेकिन एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं या समझते ही नहीं, वो है इन्वर्टर। और बिना इन्वर्टर समझे अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हो तो समझो आधा ही सिस्टम समझा है। सोलर का असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम इन्वर्टर के बारे में पूरी क्लैरिटी लेने वाले हैं और स्पेसिफिकली बात होगी स्ट्रिंग इन्वर्टर की, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। चलिए देखते हैं हम आज के वीडियो में क्या क्या समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, सोलर इन्वर्टर, और स्पेसिफिकली स्ट्रिंग इन्वर्टर, जो हर सोलर सिस्टम का एक तरह से कंट्रोल रूम होता है। ये डिवाइस डिसाइड करता है कि सोलर पैनल से आई एनर्जी का क्या होगा, घर के लोड को देगा, ग्रिड को भेजेगा या बैटरी में स्टोर करेगा। तो हमारा पूरा फ्लो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले, व्हाट इज एन इन्वर्टर। सबसे पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, इन्वर्टर होता क्या है। सोलर पैनल्स डीसी पावर बनाते हैं, लेकिन हमारे घर के सारे अप्लायंसेस चलते हैं एसी पावर पे। इन्वर्टर ही वो डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एक तरह से सिस्टम का ट्रांसलेटर होता है। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन होम इन्वर्टर और यूपीएस एंड सोलर इन्वर्टर। बहुत लोग सोचते हैं कि घर का इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर एक ही होता है, लेकिन असल में काफी फर्क है। होम इन्वर्टर सिर्फ बैकअप देता है, वो भी लिमिटेड लोड के लिए, लेकिन सोलर इन्वर्टर एक्टिवली मैनेज करता है पावर जनरेशन, कन्वर्जन और ग्रिड कोऑर्डिनेशन, सब कुछ। तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर इन्वर्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर इन्वर्टर के टाइप्स, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। कौन कौन सा इन्वर्टर किस सिचुएशन में यूज होता है और किस किस का क्या एडवांटेज है, सब कवर होगा। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ऑन ग्रिड सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर। फिर हम डिटेल में समझेंगे कि एक ऑन ग्रिड स्ट्रिंग इन्वर्टर कैसे काम करता है, कैसे ये मल्टीपल पैनल्स को एक साथ कनेक्ट करता है, कैसे पावर कन्वर्ट करता है और कैसे ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है। उसके बाद इन्वर्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया आएगा और वीडियो के एंड में करेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक, कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। सिस्टम की साइज, लोड रिक्वायरमेंट, बजट, सब देखकर इन्वर्टर कैसे चूज करें, ये पार्ट डिसीजन मेकिंग में आपको रियल हेल्प करेगा। तो चलिए एक एक चीज को सिस्टमेटिकली समझना शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे इन्वर्टर होता क्या है और ये सिस्टम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल की, इन्वर्टर होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, और यही कन्वर्जन पूरे सोलर सिस्टम का बैकबोन है। अगर आप सोच रहे होंगे डीसी और एसी में फर्क क्या है, तो देखिए, डीसी करंट वो होती है जो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे सोलर पैनल्स या बैटरी से मिलती है। लेकिन आपका घर, आपके अप्लायंसेस सब चलते हैं एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पे, जिसमें करंट डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो इन्वर्टर का काम होता है इस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना, ताकि आपका फ्रिज, टीवी, फैन सब स्मूथली काम करे। और ये प्रिंसिपल सेम होता है चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या नॉर्मल इन्वर्टर। अगर आप थोड़ा टेक्निकल देखना चाहें तो इन्वर्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप एक फ्लो चार्ट जैसा समझ सकते हो। पैनल से आता है डीसी इनपुट, सबसे पहले वो जाता है डीसी स्विच के थ्रू सेफ्टी के लिए। फिर वो पावर पास होती है ईएमआई फिल्टर से, जिससे अनवांटेड सिग्नल रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आता है एमपीपीटी सर्विस सर्किट, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जो इंश्योर करता है कि पैनल से पॉसिबल पावर निकले, बेस्ट पॉसिबल पावर निकले। फिर होता है डीसी टू डीसी कन्वर्जन, और उसके बाद डीसी टू एसी, जहां रियल मैजिक होता है। और फाइनली आउटपुट आता है जहां से आपके घर को एसी पावर मिलती है। इसके अलावा सिस्टम में होती है पावर सप्लाई, कंट्रोल सर्किट्स, एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी या RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट्स, जो मॉनिटरिंग का काम करते हैं।
ये सब मिलके बनते हैं एक स्मार्ट इन्वर्टर, जो सिर्फ कन्वर्जन नहीं करता बल्कि रियल टाइम डाटा, सेफ्टी और कम्युनिकेशन भी हैंडल करता है। तो आप समझ गए ना, इन्वर्टर सिर्फ एक बॉक्स नहीं, ये सिस्टम का ब्रेन प्लस ट्रांसलेटर है, जो सोलर की लैंग्वेज को घर की लैंग्वेज में बदलता है। आगे हम देखेंगे घर के होम इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या असली फर्क होता है, क्योंकि दोनों दिखते सेम हैं, लेकिन काम में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब जब हम समझ चुके हैं इन्वर्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, चलिए अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। होम इन्वर्टर या यूपीएस और सोलर इन्वर्टर, क्या दोनों सेम चीज है? आंसर है बिल्कुल नहीं। दोनों का काम अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है और सिस्टम भी काफी डिफरेंट होता है। चलिए पहले समझते हैं होम इन्वर्टर या यूपीएस कैसे काम करता है। आपके घर में एक नॉर्मल यूपीएस या इन्वर्टर सिस्टम होता है, जिसमें एक इन्वर्टर होता है और एक बैटरी बैंक। ये सिस्टम आपके घर के पावर कनेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप जब बिजली यानी कि ग्रिड पावर अवेलेबल होती है, तो सिस्टम बैटरी को चार्ज करता है ग्रिड से, जैसे फोन को चार्जिंग पे लगाया हो वैसे ही। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है, इन्वर्टर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो बैटरी से पावर लेता है, जो कि डीसी होती है, उसे एसी में कन्वर्ट करता है और आपके घर के फैंस लाइट्स चालू हो जाते हैं। ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक होता है। एक स्विच सिस्टम होता है जो ग्रिड पावर डिटेक्ट करता है और सिस्टम को बैटरी मोड पे डाल देता है। इसका पूरा फोकस होता है बैकअप देना जब लाइट चली जाए, सिर्फ बैटरी से पावर लेना, सोलर से नहीं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, इस सिस्टम का सोलर से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ ग्रिड और बैटरी के बीच का खेल है। आगे हम देखेंगे सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है और ये सिंपल सिस्टम से कैसे अलग होता है। ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, वही सोलर से चलाएंगे, तो भाई सिस्टम उधर का उधर ही रह जाएगा। तो अब जब हमने समझा कि होम इन्वर्टर या यूपीएस सिर्फ एक बैकअप सिस्टम है, चलिए अब समझते हैं सोलर इन्वर्टर का रोल। सबसे पहली बात, सोलर इन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल वही है, डीसी से एसी पावर में कन्वर्ट करना। लेकिन इसके काम करने का तरीका और सिस्टम से इंटरेक्शन काफी एडवांस्ड होता है। सोलर इन्वर्टर को सोलर सिस्टम का ब्रेन माना जाता है। और क्यों ना माने, ये सिर्फ पावर कन्वर्ट नहीं करता बल्कि पूरे सोलर सेटअप को मैनेज करता है। अब समझो इसका काम कैसे होता है। सोलर पैनल से आता है डीसी पावर, यानी कि रॉ बिजली। सोलर इन्वर्टर उस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो आपके घर में एक्चुअल यूज होती है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। अगर आपका सिस्टम ऑन ग्रिड है, तो ये इन्वर्टर एसी पावर को ग्रिड के साथ सिंक भी करता है, ताकि अगर पैनल ज्यादा बिजली दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड को वापस भेज दी जाए। और अगर आपका सिस्टम बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड है, तो इन्वर्टर ये डिसाइड करता है कि एनर्जी घर में यूज हो, बैटरी में स्टोर हो या किसी और डायरेक्शन में जाए। इन शॉर्ट, सोलर इन्वर्टर सिस्टम के बीच में खड़ा ट्रैफिक कंट्रोलर है। कौन सी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, किस टाइम पे, कितनी, ये सब ये हैंडल करता है। ये एक स्मार्ट सिस्टम होता है जो लोड सेंस करता है, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है और सेफ्टी पैरामीटर्स भी मैनेज करता है। तो अगर आप सोच रहे हो सोलर में पैनल इंपॉर्टेंट है, हाँ पैनल जरूरी है, लेकिन अगर इन्वर्टर स्मार्ट ना हो तो पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑन ग्रिड स्ट्रिंग इन्वर्टर कैसे काम करता है और क्यों ये मोस्ट कॉमन और पॉपुलर चॉइस है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सिस्टम्स के लिए। तो अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर्स के टाइप्स की। देखो भाई, इन्वर्टर भी सब एक जैसे नहीं होते। जैसे हर फोन का यूज अलग होता है, कोई सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कोई गेमिंग के लिए, कोई बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, वैसे ही हर इन्वर्टर का भी अपना रोल होता है। ब्रॉडली सोलर इन्वर्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड इन्वर्टर है। इसका काम होता है सोलर पैनल से आई पावर को एसी में कन्वर्ट करना और
उसे डायरेक्टली ग्रिड के साथ सिंक करना। यानी अगर आपका घर बिजली बोर्ड के कनेक्शन से ऑलरेडी लिंक्ड है तो ये इन्वर्टर उससे जुड़ जाता है। अगर सोलर से एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है तो ये इन्वर्टर उस पावर को वापस ग्रिड में भेज देता है। लेकिन अगर बिजली चली जाए और आपके पास बैटरी बैकअप ना हो तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये ग्रिड पे ही डिपेंड करता है। दूसरा है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। इस टाइप का इन्वर्टर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता। ये स्पेसिफिकली उन एरियाज में यूज होता है जहां पावर कट बहुत होता है या ग्रिड कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं होता। ये इन्वर्टर सोलर पैनल से पावर लेता है, बैटरीज चार्ज करता है और जब लोड चाहिए होता है तब बैटरीज से पावर सप्लाई करता है। तो अगर आपका गोल है मुझे पूरा अपना सेटअप इंडिपेंडेंट चाहिए तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है हाइब्रिड इन्वर्टर। नाम से ही समझा जा रहा है ये एक कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड इन्वर्टर का काम होता है ग्रिड से भी कनेक्ट होना, बैटरी को भी मैनेज करना, सोलर पैनल से भी पावर लेना। ये एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि पावर कहाँ से लेनी है और कहाँ भेजनी है। ये परफेक्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको 24/7 पावर चाहिए और उनका एरिया कभी ग्रिड से कनेक्टेड होता है कभी नहीं। तो दोस्तों, इन तीनों टाइप्स के इन्वर्टर का अपना अपना यूज केस होता है। ऑन ग्रिड इन ऑन ग्रिड फॉर कॉस्ट सेविंग एंड नेट मीटरिंग, ऑफ ग्रिड फॉर रिमोट एंड अनस्टेबल एरियाज, हाइब्रिड फॉर फुल कंट्रोल एंड बैकअप। अब हम डिटेल में देखेंगे ऑन ग्रिड स्ट्रिंग इन्वर्टर कैसे काम करता है और कैसे ये सबसे रिलायबल और एफिशिएंट ऑप्शन होता है मॉडर्न सोलर सिस्टम के लिए। अब चलिए बात करते हैं उन इन्वर्टर्स की जो सबसे ज्यादा होम्स और बिजनेसेस में इंस्टॉल होते हैं। ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर काफी स्मार्ट और एफिशिएंट होता है, लेकिन उसका काम समझना सिंपल है। तो सुनो, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सोलर पैनल से आई डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करता है, जैसे हर हर इन्वर्टर करता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली पावर ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। यानी इस सिस्टम में बैटरी का कोई रोल नहीं होता। इसका काम सिंपल है। सोलर पैनल से मिलती है डीसी पावर, इन्वर्टर उसे कन्वर्ट करता है एसी पावर में और फिर वो पावर जाती है आपके घर के लोड्स को, जैसे कि फैन, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा। अगर पावर बची तो वो एनर्जी मीटर के थ्रू ग्रिड को वापस भेज दी जाती है और ये पूरा सिस्टम काम करता है ग्रिड के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के बस पर के बेस पर। यानी अगर बिजली बोर्ड से सप्लाई आ रही है तो इन्वर्टर उसके हिसाब से सिंक करता है ताकि पावर स्मूथ और स्टेबल रहे। लेकिन यहाँ एक सेफ्टी फीचर भी होता है जिसका नाम है एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन। सिंपल शब्दों में, अगर ग्रिड में कोई फॉल्ट हो या बिजली चली जाए तो इन्वर्टर तुरंत बंद हो जाता है ताकि कोई भी टेक्नीशियन या लाइनमैन ग्रिड पे काम करते वक्त शॉक ना लगे। ये फीचर इन्वर्टर को सेफ और कंप्लायंट बनाता है। तो सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है: सोलर पैनल्स, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, एनर्जी मीटर और लोड, और फिर है ग्रिड कनेक्शन। ये मॉडल परफेक्ट होता है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं बिल सेविंग थ्रू नेट मीटरिंग, सिंपल सेटअप विदाउट बैटरीज, लो मेंटेनेंस एंड हाई रिलायबिलिटी। अगले सेक्शन में हम समझेंगे ये स्ट्रिंग इन्वर्टर सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है, रियल टाइम में, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि एक ऑन ग्रिड स्ट्रिंग इन्वर्टर काम कैसे करता है रियल लाइफ में, रियल टाइम में, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। और सबसे पहला केस, ओनली सन एनर्जी, यानी फुल सनी डे, नो पावर कट और सिस्टम प्रॉपर जनरेट कर रहा है। आपके सोलर पैनल्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो उसके अंदर के फोटोवोल्टाइक सेल्स फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और उस प्रोसेस से जनरेट होती है डायरेक्ट करंट या डीसी पावर। ये डीसी पावर आती है इन्वर्टर के पास और इन्वर्टर उसे कन्वर्ट करता है एसी पावर में, जो आपके घर के सारे फैंस, लाइट्स, फ्रिज, एसी सबको चला सकती है। इस केस में जो भी पावर आपके घर को चाहिए वो सीधा सोलर से मिल रही होती है। सिंपल, क्लीन और बिल फ्री इलेक्ट्रिसिटी।
और अगर सोलर पैनल की जनरेशन आपके लोड से ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड को भेज दी जाती है, जिसका बेनिफिट आपको नेट मीटरिंग में मिलता है। यानी सूरज से आई पावर, इन्वर्टर ने बनाई एसी, आपके घर के लोड ने यूज की, एक्स्ट्रा पावर गई ग्रिड को। विन विन फॉर एवरीवन। यही होता है एक आइडियल वर्किंग कंडीशन। अगले केस में देखेंगे क्या होता है जब सूरज तो है लेकिन लोड ज्यादा हो जाता है सोलर जनरेशन से। तब सिस्टम कैसे मैनेज करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं केस 2 की। जब सूरज निकल तो रहा है लेकिन फुल पावर नहीं दे रहा, यानी क्लाउडी डे हो, थोड़ा धूप छांव चल रहा हो, या फिर लोड थोड़ा ज्यादा हो। इस केस को कहते हैं सन प्लस ग्रिड एनर्जी। सिस्टम कैसे काम करता है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। सोलर पैनल्स पे जब लाइट पड़ती है तो जितना हो सकता है पैनल उतनी डीसी पावर जनरेट करते हैं। इन्वर्टर फिर उस डीसी को कन्वर्ट करता है एसी पावर में, जैसे हर बार करता है। लेकिन अगर आपके घर का लोड सोलर से जनरेट हुई पावर से ज्यादा है तो इन्वर्टर तुरंत सेंस करता है, भाई सोलर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ग्रिड से भी लेना पड़ेगा। और यहीं पे इन्वर्टर ग्रिड से एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड पावर इंपोर्ट करता है ताकि आपका फैन भी चले, फ्रिज भी, और टीवी पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी मिस ना हो। सोच के देखो, कुछ बिजली आई सूरज से, बाकी आई ग्रिड से, और दोनों मिलके आपके घर के लोड को पूरा सप्लाई दे रहे हैं। ये रियल टाइम बैलेंसिंग इन्वर्टर ही करता है, बिना किसी मैनुअल स्विच के, बिना डिले के। और जैसे ही सूरज फिर से चमकने लगता है, इन्वर्टर वापस सोलर को प्रायोरिटी दे देता है और ग्रिड से लेना बंद कर देता है। इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है ये। अगले केस में हम देखेंगे क्या होता है जब सूरज छुपा होता है और आपको सिर्फ ग्रिड पे चलना पड़ता है। चलिए उस सिनेरियो को भी समझते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे केस की, जब ना सूरज है, ना सोलर पैनल कुछ जनरेट कर रहा है, यानी रात का टाइम। सिंपल लॉजिक, जब रात होती है तो ऑब्वियसली सूरज नहीं होता, तो सोलर पैनल्स भी कोई डीसी पावर जनरेट नहीं करते। और जब डीसी ही नहीं आएगी तो इन्वर्टर भी एसी में कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचा होता है, यूटिलिटी ग्रिड। मतलब जो बिजली बोर्ड से आती है वही रात में आपके घर का पूरा लोड संभालता है। आपके फैन, टीवी, मोबाइल चार्जिंग, फ्रिज, सब कुछ डायरेक्ट ग्रिड पावर से चलता है। ये एक सिंपल स्ट्रेट केस होता है, कोई सोलर जनरेशन नहीं, पूरा लोड ग्रिड उठाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बैटरी बैकअप होता तो इन्वर्टर बैटरी से भी लोड चला सकता था। बट इन एन ऑन ग्रिड सिस्टम बैटरी नहीं होती, सो ग्रिड ही रात का सहारा है। तो हम तो अब हमने देख लिया, फुल सन इज फुल सोलर, हाफ सन इज सोलर प्लस ग्रिड, नो सन इज फुल ग्रिड। अब एक लास्ट केस बचा है, एक्सेस सन एनर्जी। तब सिस्टम क्या करता है, चलिए उस फाइनल सिचुएशन को भी समझते हैं। तो अब दोस्तों आ गए हम लास्ट केस पर, और ये है वो कंडीशन जिसका सबसे ज्यादा लोग इंतजार करते हैं, एक्सेस सन एनर्जी। यानी जब सोलर पैनल फुल फॉर्म में बिजली बरसा रहे होते हैं। सोच के देखो, चिकनी चमेली वाली धूप हो, सोलर पैनल्स फुल चार्ज में हो, और आपका घर भी ज्यादा लोड कंज्यूम नहीं कर रहा हो। तो होता क्या है, सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, फोटोन से बनती है डीसी पावर, कन्वर्ट करता है उस डीसी को एसी पावर में। आपके घर के सारे लोड्स चलते हैं सोलर से, और फिर भी एनर्जी बची रहती है। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाए, यहीं पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर का एक स्मार्ट फीचर काम करता है। वो करता है सरप्लस एनर्जी को ग्रिड में फीड। यस, जो पावर आप यूज नहीं कर रहे हो वो ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वापस भेज दी जाती है। और अगर आपका सिस्टम नेट मीटरिंग से कनेक्टेड है तो ये एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके बिजली बिल में माइनस की जाती हैं, यानी मीटर उल्टा घूमता है। क्या बात है, फ्री एनर्जी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और बिल भी नेगेटिव में चला जाए तो बोनस। तो दोस्तों, ये थे 4 रियल वर्ल्ड केसेस जहां सोलर इन्वर्टर सिस्टम अलग अलग सिनेरियोज में
स्मार्टली काम करता है। पहला है ओनली सोलर, जब पूरा लोड सोलर से चलता है। दूसरा है सोलर प्लस ग्रिड, जब थोड़ा सोलर थोड़ा ग्रिड मिलके काम चलाते हैं। और तीसरा है ओनली ग्रिड, जब सिर्फ ग्रिड से पावर आती है। और चौथा है एक्सेस सोलर, जब आप पावर बिजली बिजली बोर्ड को देने लगते हो। इस स्मार्ट मैनेजमेंट के पीछे जो दिमाग होता है वही है आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आप अपने सिस्टम के लिए इन्वर्टर चूज करते वक्त कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखिए। सिस्टम सही लेकिन इन्वर्टर गलत तो पैसा भी गया और बेनिफिट्स भी नहीं मिला। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स इन्वर्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और अलग अलग कंडीशंस में सिस्टम कैसे बिहेव करता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इन्वर्टर लेना हो तो कौन सा लें, यानी इन्वर्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखो, एक सोलर सिस्टम में इन्वर्टर एक तरह का हार्ट प्लस ब्रेन होता है। अगर वो वीक या आउटडेटेड हो गया तो पूरा सिस्टम का आउटपुट भी वीक हो जाता है। तो जब भी आप सोलर इन्वर्टर चूज करते हो, तीन चीजें जरूर चेक करो। पहला है स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि बस चलता रहे। स्टेबिलिटी का मतलब है कि 25 साल तक सोलर प्लांट के परफॉर्मेंस में कोई हिकअप ना आए। इन्वर्टर इतना रिलायबल होना चाहिए कि आपको बार बार टेक्नीशियन को कॉल ना करना पड़े और आपका सोलर इनकम स्ट्रीम स्टेडी रहे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। जैसे एक अच्छा एम्प्लॉय जो बिना कंप्लेंट के काम करता रहता है, वही इन्वर्टर चाहिए जो साइलेंटली रिलायबली सिस्टम को संभाले। दूसरा है एफिशिएंट। ये सबसे ऑब्वियस पॉइंट है। इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी कन्वर्जन, लेकिन कितनी एफिशिएंटली करता है। हाइयर एफिशिएंसी का मतलब है ज़्यादा पावर आउटपुट, कम वेस्टेज, ज़्यादा सेविंग्स। अगर आप इन्वेस्टर हो या घर के बिल काफ़ी हाई होते हैं तो एक एफिशिएंट इन्वर्टर आपका बेस्ट फ्रेंड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का असली हीरो होता है इन्वर्टर की एफिशिएंसी। तीसरा है इंटेलिजेंट। आज के इन्वर्टर सिर्फ ऑन ऑफ नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं। इनपुट कंडीशंस को मॉनिटर करते रहें, ग्रिड वोल्टेज को ट्रैक करते हैं, ऑटोमेटिकली सोलर ग्रिड और बैकअप के बीच स्विच करते हैं। मोबाइल ऐप से कंट्रोल भी मिलता है। यानी इन्वर्टर आपके सोलर सिस्टम को समझता भी है और रिएक्ट भी करता है। और ये इंटेलिजेंस सिस्टम आपको बनाता है फ्यूचर रेडी। तो दोस्तों, जब भी सोलर इन्वर्टर लेना हो, मत देखो सिर्फ ब्रांड या प्राइस, देखो ये तीन चीजें, स्टेबल, एफिशिएंट और इंटेलिजेंट। ऐसे इन्वर्टर से ही आपको मिलेगा मैक्सिमम पावर, मिनिमम टेंशन और बेस्ट रिटर्न्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना चाहोगे कि कौन सा इन्वर्टर आप कंसिडर कर रहे हो। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सोलर का असली ज्ञान यही मिलता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर का सिलेक्शन में हमने देखा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अब आते हैं रियल लाइफ वाले स्टेबिलिटी टेस्ट पे। यानी इन्वर्टर सिर्फ शोरूम में अच्छा चल रहा है वो काफी नहीं, जिंदगी उसे डेजर्ट में भी टेस्ट करेगी, स्नोफील्ड में भी और कभी कभी हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ों पर भी। और हर जगह उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इन्वर्टर लेना हो तो ये जरूर चेक करो, क्या ये इन्वर्टर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी चल पाएगा। चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस। डेजर्ट, हाई टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री। सोचो राजस्थान या दुबई टाइप क्लाइमेट, वहां धूप सिर्फ चमकती नहीं जलती है। ऐसे में इन्वर्टर को 60 डिग्री तक टॉलरेट करना आना चाहिए, नहीं तो सिस्टम का ठंडा हो जाएगा, पर इन्वर्टर खुद गर्म होके बंद हो जाएगा। स्नोफील्ड, लो टेम्परेचर डाउन टू -40 डिग्री। अब सोचिए लद्दाख, हिमाचल, कश्मीर, यहाँ इन्वर्टर को -40 डिग्री तक सरवाइव करना पड़ता है। वही सिस्टम चलेगा जो ठंड में भी पावर डिलीवर करे, फ्रीज ना हो। प्लेट्यू, हाई ऑल्टीट्यूड अप टू 4000 मीटर। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जैसे कि लेह, स्पीति, जहाँ हवा पतली होती है, प्रेशर लो होता है, यहाँ इन्वर्टर को ऑल्टीट्यूड का असर झेलना पड़ता है। एक अच्छा इन्वर्टर 4000 मीटर तक भी रिलायबल परफॉर्मेंस दे सकता है। सी साइड, हाई ह्यूमिडिटी एंड सॉल्ट स्प्रे। अब सोचो कोस्टल एरियाज यानी कि गोवा, मुंबई, चेन्नई, यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन होता है सॉल्ट स्प्रे और हाई ह्यूमिडिटी।
साल्ट कैन करोड सर्किट्स और मॉइस्चर इन्वर्टर के पीसीबी को खराब कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर 100% ह्यूमिडिटी और 2 मिलीलीटर बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर सॉल्ट स्प्रे भी झेल सकता है बिना शॉर्ट सर्किट के। बॉटम लाइन, अगर आपको इन्वर्टर लेना है तो सिर्फ कूल डिजाइन पे मत जाओ, देखो वो कितना झेल सकता है। एक ट्रूली स्टेबल इन्वर्टर वही है जो आपके शहर की मौसम, लोकेशन और एनवायरनमेंट में 25 साल तक बिना रुके काम करे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस फीचर्स के बारे में जो इन्वर्टर को स्मार्ट बनाते हैं, डाटा ट्रैक करते हैं और आपको रिमोट एक्सेस भी देते हैं। तो बने रहिए, और अगर आप ये सब पॉइंट्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो कमेंट करो सोलर प्रो बना दिया। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एक इन्वर्टर को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट झेलना आना चाहिए, लेकिन सिस्टम सिर्फ मौसम से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से भी हिलता है। यानी अगर इन्वर्टर स्टेबल होना चाहिए तो उसमें परफेक्ट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी होना मस्ट है। आपका सोलर सिस्टम बाहर लगा होता है, खुला मौसम, वायर्स, करंट सब कुछ एक्सपोज होता है, और इसी वजह से कुछ मेजर थ्रेट्स होते हैं जो अगर हैंडल ना किए जाएं तो सिस्टम लिटरली जल भी सकता है। लेट्स टॉक अबाउट 3 बिग विलन्स। लाइटनिंग, बिजली गिर गई तो सोलर पैनल रूफटॉप पे होता है और सबसे पहले कांटेक्ट में आता है लाइटनिंग के स्पार्क से। लाइटनिंग का शॉक मोमेंटरी होता है, लेकिन उसका वोल्टेज इतना हाई होता है कि इन्वर्टर के अंदर के कंपोनेंट फट सकते हैं। अगर इन्वर्टर में सर्ज प्रोटेक्शन नहीं है तो एक ही फ्लैश में सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो सकता है। इसीलिए इन्वर्टर में प्रॉपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन होना जरूरी है, जो इस सडन एनर्जी बर्स्ट को ग्राउंड में डाइवर्ट कर सके बिना सिस्टम को हर्ट किए। सेकंड है फायर कॉज बाय डीसी आर्क। ये थोड़ा डेंजरस टॉपिक है। पूरी दुनिया में सोलर फायर्स के काफी केसेस रिपोर्ट होते हैं, और उनमें से काफी बार रीजन होता है डीसी साइड पे आर्क बन जाना। जब वायर का कांटेक्ट पुअर होता है या वायर में मॉइस्चर आ जाता है तो वहां पे छोटी सी स्पार्किंग शुरू हो जाती है, और डीसी आर्क का टेम्परेचर होता है एक्सट्रीमली हाई, जो आसपास के मटेरियल को आग लगा सकता है। एक अच्छा इन्वर्टर आर्क डिटेक्शन और शटडाउन फीचर के साथ आता है, जो डेंजर डिटेक्ट करते ही सिस्टम को तुरंत बंद कर देता है। दैट्स व्हाट वी कॉल सेफ्टी फर्स्ट डिजाइन। उसके बाद आता है पीआईडी इफेक्ट, यानी कि पावर का इनविजिबल किलर। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। साउंड्स टेक्निकल, लेकिन सिंपल में समझो। जब पैनल्स के सेल पे एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है तो वो चार्ज सेल की परफॉर्मेंस को स्लोली डिग्रेड करने लगता है। यानी दिखने में सब कुछ ठीक है, लेकिन पावर आउटपुट कम होता जा रहा है। पीआईडी इफेक्ट्स का कोई इमीडिएट शॉक नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम की एफिशिएंसी घटा देता है। इसीलिए एक स्मार्ट इन्वर्टर पीआईडी प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो सिस्टम को चार्ज लीकेज से बचाता है और पैनल्स की लाइफ एक्सटेंड करता है। कंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन। तो भाई और बहनों, इन्वर्टर सिर्फ बिजली बनाने वाला बॉक्स नहीं है, वो एक गार्डियन है जो आपके पूरे सोलर सेटअप को लाइटनिंग से, फायर से और इनविजिबल डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर इन्वर्टर में ये 3 इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस नहीं है तो समझो आप सिस्टम को ओपन स्काई में बिना हेलमेट के चला रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इन्वर्टर के दूसरे सुपर पावर पे, और वो है एफिशिएंसी। मतलब इन्वर्टर जितना ज्यादा डीसी को एसी में लॉस फ्री कन्वर्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी सेविंग और उतना ही फास्ट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वर्टर की एफिशिएंसी को भी कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे बैड मूड में गर्लफ्रेंड। छोटी छोटी चीजें लेकिन इम्पैक्ट पड़ा। चलिए देखते हैं वो 3 मेजर फैक्टर्स जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी को तोड़ते हैं। सबसे पहला है हीट, यानी कि बिजली का दुश्मन नंबर 1। सबसे पहला विलन हीट। जब भी इन्वर्टर हाई लोड पे काम करता है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, और जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस, वो भी एज वेस्ट हीट। सोच लो, आपका सिस्टम बिजली जनरेट कर रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा एसी चलाने की बजाय खुद ही हवा में उड़ा रहा है। इसीलिए इन्वर्टर में हीट डिसिपेशन सिस्टम जैसे हीट सिंक्स, स्मार्ट कूलिंग होना जरूरी है।
एक एफिशिएंट इन्वर्टर वही होता है जो ठंडा दिमाग से काम करे, लिटरली। सेकंड है एमपीपीटी एल्गोरिथम, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का दिमाग। अब दूसरा फैक्टर है एमपीपीटी यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। सोलर पैनल की पावर जनरेशन स्टैटिक नहीं होती, लाइट बढ़ाती रहती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और फोर कर्व भी शिफ्ट होती है। अगर इन्वर्टर स्मार्ट नहीं होगा तो वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक नहीं कर पाएगा और सिस्टम एनर्जी वेस्ट कर देगा। अ गुड इन्वर्टर हर मूवमेंट सिस्टम को स्कैन करता है और जहां से सबसे ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट होती है उस पॉइंट पे ही ऑपरेट करता है। एमपीपीटी एल्गोरिथम जितना इंटेलिजेंट, स्मार्ट, उतना एफिशिएंट। थर्ड है स्विच कंपोनेंट्स एंड सर्किट टोपोलॉजी, इंटरनल डिजाइन मैटर्स। अब तीसरा फैक्टर है इन्वर्टर के अंदर के पार्ट्स, जैसे स्विचिंग कंपोनेंट्स और सर्किट टोपोलॉजी। ये ही वो एरिया होता है जहां एक्चुअल डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है। अगर कंपोनेंट्स लो क्वालिटी के हैं, ये डिजाइन आउटडेटेड है, तो हर सेकंड पावर लॉस होता है और आपका मीटर फास्ट नहीं स्लो घूमता है। टॉप ब्रांड इन्वर्टर्स यूज करते हैं एडवांस्ड कंपोनेंट्स और मॉडर्न टोपोलॉजीज जो स्विचिंग लॉस को मिनिमाइज करते हैं। इसका मतलब ज्यादा कन्वर्जन पावर, कम वेस्टेज, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी मेंटेन। रैप अप फॉर दिस सेक्शन। तो याद रखो, अच्छा इन्वर्टर सिर्फ चले ये जरूरी नहीं, वो एफिशिएंटली चले ये और भी इम्पोर्टेंट है। कम हीट, स्मार्ट एमपीपीटी और बेस्ट क्वालिटी कंपोनेंट्स इज इक्वल टू हाई सेविंग्स एंड फास्ट आरओआई। और अब बात करेंगे इन्वर्टर के इंटेलिजेंट फीचर्स की, जो इन्वर्टर को एक डम डिवाइस नहीं, एक स्मार्ट एनर्जी मैनेजर बना देते हैं। चलिए अब चलते हैं टुवार्ड्स द ब्रेन्स ऑफ द सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन्वर्टर के तीसरी और फाइनल क्वालिटी की, जो आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है इंटेलिजेंस। ना सिर्फ बिजली कन्वर्ट करनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। मतलब इन्वर्टर सिर्फ एक बॉक्स नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एक स्मार्ट एनर्जी मैनेजर जो आपके सिस्टम का स्टेटस लाइव ट्रैक करे और प्रॉब्लम आने से पहले आपको बता भी दे। चलिए समझते हैं इसके दो किलर फीचर्स। पहला है रिमोट मॉनिटरिंग, अपना सिस्टम अपने फोन पे। सोचो, आप ऑफिस में हो या ट्रिप पे गोवा में, और आपको पता चलाना हो आज सोलर ने कितना जनरेट किया, कितना कंज्यूम हुआ और इनकम कितनी हुई। तो एक इंटेलिजेंट इन्वर्टर आपको ये सब डाटा लाइव ऐप में दिखाता है, कहीं से भी, कभी भी। यानी इन्वर्टर आपको पावर जनरेशन, कंजम्पशन और इवन बिल सेविंग्स तक का फुल ब्रेकडाउन देता है, और वो भी रियल टाइम में, मोबाइल या लैपटॉप पे। इसे आप सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हो, एनालाइज भी। और ये फीचर्स बिजनेस ओनर के लिए तो फुल पैसा वसूल है। ऑटो अलर्ट्स प्लस रिमोट ट्रबल शूटिंग, लाइट गई पर क्यों गई। अब सोचो, एक दिन सिस्टम पावर नहीं दे रहा, अप्लायंसेस बंद और इन्वर्टर भी चुप। अब टेक्नीशियन बुलाना, वेट करना, डायग्नोज करना, पूरा प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वर्टर क्या करेगा, ऐप पे तुरंत बताएगा डीसी इनपुट मिसिंग है, ग्रिड वोल्टेज आउट ऑफ रेंज है या एमपीपीटी एरर है, और आपको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। कुछ एडवांस इन्वर्टर तो इतने स्मार्ट होते हैं कि रिमोट से सेटिंग अपडेट कर सकते हो, इवन रीसेट भी। कई बार टेक्नीशियन की जरूरत ही नहीं पड़ती, टैप टैप करो, इन्वर्टर वापस चालू। आज के जमाने का इन्वर्टर होना चाहिए स्मार्ट, कनेक्टेड और सेल्फ डायग्नोजिंग। यानी इन्वर्टर इतना समझदार हो कि वो सिर्फ पावर ना दे बल्कि आपका टेंशन भी कम करे। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू स्मार्ट सोलर फ्यूचर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंटेलिजेंट इन्वर्टर सिस्टम की, और यहाँ एंट्री होती है एक ट्रस्टेड देसी ब्रांड की, माइक्रोटेक, जिसका नाम आते ही लोग कहते हैं हाँ भाई, इन्वर्टर हो तो यही लेते हैं। लेकिन माइक्रोटेक सिर्फ इन्वर्टर बनाता नहीं,
आजकल ये ब्रांड बना चुका है एक स्मार्ट सोलर एनर्जी पार्टनर, और इसका रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाता है आपको एक ट्रू सोलर एक्सपर्ट। माइक्रोटेक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, अपने पावर प्लांट का बॉस बनो। माइक्रोटेक का इन्वर्टर लाइव एनर्जी मॉनिटरिंग, आज कितनी बिजली बनी, कंजम्पशन डाटा, कितना लोड चला, कितना बचेगा, यूनिट वाइज इंटेलिजेंट इन्वर्टर सिस्टम आपको देता है। रेवेन्यू ट्रैकर, सोलर लगाने का रिटर्न क्या आया, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन एंड फर्मवेयर अपडेट्स, मोबाइल से ही इन्वर्टर का सेटिंग चेंज करो, अपडेट करो, कोई टेक्नीशियन का वेट नहीं। और सबसे स्मार्ट फीचर, अगर इन्वर्टर चालू नहीं है या पावर कट है, आपको तुरंत मिलता है फॉल्ट अलर्ट प्लस एग्जैक्ट रीजन, ग्रिड वोल्टेज, आउट ऑफ रेंज, नो डीसी इनपुट, एमपीपीटी एरर, सब कुछ मोबाइल पे दिखेगा। बिना टेंशन, बिना गैस वर्क, फुल स्मार्ट इनसाइट। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन लोकेशन, सही जगह पे लगेगा तभी सही काम करेगा। अब सिस्टम स्मार्ट है, लेकिन अगर इन्वर्टर गलत जगह पे लग गया तो माइक्रोटेक को या टेस्ला आउटपुट घटाएगा ही। चलिए देखते हैं इन्वर्टर लगाते वक्त क्या क्या ध्यान देना है। शेडेड शेडेड एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, इन्वर्टर को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो। जैसे सनस्क्रीन लगाना भूल जाएं तो स्किन जल जाती है, वैसे ही इन्वर्टर भी ओवर हीट हो जाता है। वेंटिलेशन हो तो हीट डिसिपिएट करे इजीली। सेकंड है प्रॉक्सिमिटी टू सोलर पैनल्स, डीसी वायर जितनी छोटी उतना अच्छा, कम लॉस ज्यादा एफिशिएंसी। तीसरा है क्लोज टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसी साइड से भी वायर्स छोटी रखो, एनर्जी और पैसा दोनों बचेगा। इंडोर या कवर्ड आउटडोर, रेन, डस्ट, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू इन्वर्टर का दुश्मन, तो या तो अंदर रखो या प्रॉपर वेदर प्रूफ बॉक्स में। वॉल माउंट ऑन फायर प्रूफ सरफेस, भैया इन्वर्टर हीटर नहीं है लेकिन हीट करता है, इसलिए वुड पे नहीं, लगाओ कंक्रीट या फायर रेटेड बोर्ड पे। ड्राई एंड डस्ट फ्री स्पेस, ओपन फील्ड हाईवे या कंस्ट्रक्शन साइट के पास हो तो डस्ट से बचा के रखो। इन्वर्टर के लंग्स भी क्लीन रहने चाहिए। अवॉइड हाई हीट जोन्स, ओवन, जेनसेट, बॉयलर के बगल में इन्वर्टर लगाना इज इक्वल टू स्लो डेथ। इन्वर्टर को थोड़ा ठंडा रखो, ज्यादा चलेगा। एसेसिबिलिटी, लैडर लेके इन्वर्टर चेक करना पड़ रहा है, मत करो भाई। ऐसी जगह लगाओ जहां आप इजीली एक्सेस कर पाओ। तो याद रखो, चाहे इन्वर्टर हो माइक्रोटेक या किसी और का, अगर सही जगह पे लगाओ, स्मार्टली मॉनिटर करो, तो सिस्टम चलेगा फुल आउटपुट पे। आपका बिल आएगा ऑलमोस्ट जीरो। स्मार्ट इन्वर्टर प्लस स्मार्ट इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू स्मार्ट सेविंग एंड स्मार्ट फ्यूचर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सोलर इन्वर्टर की जर्नी अभी बाकी है। तो दोस्तों इन्वर्टर हो गया सेलेक्ट, सिस्टम भी स्मार्ट बन गया। अब बात आती है सिस्टम को लगाया कैसे जाए। देखो भाई, सोलर पीवी सिस्टम लगाना कोई एलईडी बल्ब लगाना नहीं है, ये एक फुल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें डिजाइन, लेआउट और थोड़ा मैथ भी लगता है। अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुई तो सिस्टम से फुल आउटपुट आना मुश्किल हो जाता है, और फिर लोग कहते हैं सोलर तो लगवा लिया पर बिल वैसे का वैसा ही आता है। चलिए देखते हैं वो 6 गोल्डन रूल्स जो हर इंस्टॉलर और हर घर वाले को पता होने चाहिए। रूफ चेक, भाई छत संभाल पाएगी? सबसे पहले जहां सोलर पैनल्स लगने वाले हैं, चाहे वो रूफटॉप हो या ओपन लैंड, चेक करो कि वो सिस्टम का वेट ले सकता है या नहीं। 1 किलोवाट सिस्टम लगभग 150 से 200 किलोवाट का होता है। अगर पुरानी छत है, क्रैक टाइल्स हैं, पहले रिपेयर करो, बाद में पैनल्स लगाओ। दूसरा है प्रॉपर अर्थिंग, बिजली से पंगा नहीं लेना। सोलर में डीसी और एसी दोनों होते हैं, और अगर सिस्टम अर्थिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो लाइटनिंग या सर्ज से शॉक लग सकता है या डिवाइस डैमेज हो सकते हैं। सो हर पैनल, इन्वर्टर और स्ट्रक्चर को प्रॉपर ग्राउंडिंग देना मैंडेटरी है। सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। वेदर प्रूफ मटेरियल, बारिश और धूप दोनों का टेस्ट पास हो। सोलर सिस्टम आउटडोर में लगता है और इंडिया का वेदर तो अनप्रेडिक्टेबल होता ही है। हर कंपोनेंट, जंक्शन बॉक्स, वायरिंग, कॉन्ड्यूट, सब कुछ यूवी रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज 6 महीने में ही सिस्टम धुआं धुआं हो जाएगा। चौथा है शेडो फ्री जोन,
सोलर का सबसे बड़ा दुश्मन है छाया। इवन 10% शेडो कैन रिड्यूस 30 to 40% पावर। तो पैनल्स हमेशा ऐसी जगह लगाओ जहां पाइप का शेडो ना आए, बिल्डिंग का शेडो ना हो, ट्री या टंकी भी ना हो। एक छोटी सी लाइन या पाइप का शेडो भी फुल जनरेशन को खा जाता है। मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल लॉसेस। बिजली बनाई पर लाइन में उड़ गई। सिस्टम में वायरिंग, एमसीबी, फ्यूज, इन्वर्टर सब होता है, लेकिन अगर वायर्स थिन है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी लाइन लॉस के थ्रू चली जाती है। इसलिए सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करो कि वायरिंग कॉम्पैक्ट हो, स्विचेस सही हो और इन्वर्टर के पास डिस्टेंस ऑप्टिमाइज हो। डायरेक्शन एंड टिल्ट। पैनल साउथ फेस करेगा तो सेविंग्स टॉप गियर में होंगी। इंडिया में साउथ फेसिंग पैनल सबसे ज़्यादा सनलाइट लेता है, और एंगल भी आपकी लोकेशन के लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे पंजाब में 28 से 30 डिग्री, राजस्थान में थोड़ा कम। गलत टिल्ट इज इक्वल टू कम जनरेशन इज इक्वल टू स्लो आरओआई। तो भाइयों, सिस्टम खरीदना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से लगवाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिजाइन मिस्टेक इज इक्वल टू मनी वेस्ट। प्रॉपर साइट चेक करो, वेदर प्रूफिंग, वायरिंग और शैडो एनालिसिस से आपको आपका सोलर बनेगा एक ट्रू लॉन्ग टर्म एसेट। आगे चलिए, और भी प्रो लेवल नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं एक और क्रूशियल डिसीजन पॉइंट पे कि आपको कौन सा टाइप का इन्वर्टर चाहिए। देखो, इन्वर्टर कोई एक साइज फिट्स ऑल डिवाइस नहीं है। सिस्टम के लोड, डिजाइन और फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से आपको सही मॉडल चूज करना पड़ता है। और यहाँ गेम आता है दो कैटेगरीज का। पहला है आउटपुट फेज के अकॉर्डिंग कितने एमपीपीटी यानी कि कितना दम। सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट फेज और एमपीपीटी की, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के कॉम्बिनेशन की। सिंगल फेज यानी कि 1 एमपीपीटी। अगर आपका सिस्टम छोटा है, जैसे कि 1 या 2 किलोवाट रेजिडेंशियल रूफटॉप सिस्टम, तो एक सिंपल इन्वर्टर भी चलेगा। सिंगल फेज 1 एमपीपीटी, ये सिस्टम बेसिक होता है और परफेक्ट फॉर लो बजट सेटअप्स। उसके बाद सिंगल फेज में ही 2 एमपीपीटी वाली सीरीज आती है, थोड़ा बड़ा सेटअप जैसे कि 3 से 5 किलोवाट तक, तो आपको चाहिए ये वाले इन्वर्टर्स। इसमें होता है डुअल एमपीपीटी, यानी पैनल ओरिएंटेशन अलग अलग हो तो भी हर एरे से बेस्ट आउटपुट निकलता है। उसके बाद आते हैं 3 फेज 2 एमपीपीटी के इन्वर्टर्स। ये वाले इन्वर्टर कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल्स या बड़े होम्स के लिए आइडियल हैं। 3 फेज सप्लाई के लिए 2 एमपीपीटी स्टेबल और हाई आउटपुट। उसके बाद है 3 से ज़्यादा 3 फेज के एमपीपीटी वाले इन्वर्टर्स। अब अगर सिस्टम का साइज बड़ा हो, जैसे कि 30, 50 या इवन 100 किलोवाट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, तो चाहिए मल्टीपल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर्स। इनमें हर सब एरे को अलग ट्रैकिंग मिलती है और ओवरऑल आउटपुट है हर वक्त ऑप्टिमाइज रहती है। एमपीपीटी जितने ज्यादा, पावर ट्रैकिंग उतना ज्यादा स्मार्ट। उसके बाद इन्वर्टर सिस्टम टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम, कौन सा मोड। अब दूसरी क्लासिफिकेशन होती है इन्वर्टर के काम करने के तरीके के हिसाब से। सबसे पहले इसमें आते हैं ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, सबसे कॉमन टाइप। ये इन्वर्टर डायरेक्टली बिजली जनरेट करके ग्रिड के साथ सिंक करता है। जो बचा हुआ पावर होता है वो ग्रिड में फीड होता है, परफेक्ट फॉर नेट मीटरिंग सिस्टम। उसके बाद बारी आती है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स की। अगर आपका घर या साइट ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो ये इन्वर्टर होता है इंडिपेंडेंट, बैटरी के साथ चलता है, बिजली बनती है, बैटरी चार्ज होती है और फिर यूज होती है। उसके बाद बारी आती है हाइब्रिड इन्वर्टर की, यानी कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। ये इन्वर्टर ग्रिड से भी कनेक्ट हो सकता है, बैटरी से भी काम कर सकता है और सोलर से भी। यानी लाइट हो या ना हो, बैटरी फुल हो या हाफ, ये सिस्टम इंटेलिजेंट है, खुद डिसाइड करता है किस सोर्स से पावर लेनी है। हाइब्रिड इन्वर्टर इज इक्वल टू फ्यूचर रेडी चॉइस। तो भाई, इन्वर्टर लेना है तो बस ये मत सोचो कंपनी कौन सा है, माइक्रोटेक तो बेस्ट है ही, लेकिन उसके साथ ये सोचो सिस्टम कितना बड़ा है, लोड सिंगल फेज है या 3 फेज है, बैटरी चाहिए या डायरेक्ट ग्रिड में फीड करनी है। सही मॉडल प्लस सही सिस्टम टाइप इज इक्वल टू सोलर इन्वेस्टमेंट का 100% रिटर्न। आगे देखेंगे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, सिस्टम डिजाइन हो गया, इन्वर्टर भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब सबसे ज्यादा इग्नोर पॉइंट पे आ गए हैं, इन्वर्टर लगाना कहाँ है। हाँ हाँ, इन्वर्टर भी एक वीआईपी गेस्ट होता है। अगर आपने उसको गलत जगह रख दिया तो परफॉर्मेंस डाउन, सर्विस लाइफ डाउन और आपका मूड भी डाउन। तो चलिए देखते हैं इन्वर्टर को सही जगह लगाने के लिए क्या जरूरी होता है।
सबसे पहली बात, इंस्टॉल इन अ वेंटिलेटेड कन्फाइंड स्पेस। इन्वर्टर को हवा भी चाहिए। देखो भाई, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है। अगर उसको बंद कमरे में दबा दोगे बिना एयर फ्लो के, तो वो फ्राई नहीं होगा, तो क्या करेगा? तो इन्वर्टर को लगाओ ऐसी स्पेस में जो हवादार हो, जहां एयर फ्लो इजीली हो लेकिन जगह प्रोटेक्टेड हो। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट और रेन। इन्वर्टर को सनस्क्रीन नहीं लगता। ये कोई सोलर पैनल नहीं जो धूप में चमकेगा। इन्वर्टर अगर डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो इंटरनल टेम्परेचर शूट करेगा ऊपर, और आउटपुट पावर नीचे गिर जाएगी। रेन की बात करें तो भाई, पानी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बो कभी भी अच्छा नहीं होता। इवन अगर इन्वर्टर वेदर प्रूफ है तब भी, फिर भी डायरेक्ट एक्सपोजर से अवॉइड करो। उसके बाद बात आती है हीट यानी कि परफॉर्मेंस डाउन। जब इन्वर्टर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर भी 3.5 किलोवाट की आउटपुट दे सकता है अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो। ये सेम लॉजिक है जैसे कि फोन ओवर हीट हो जाए तो वो लैग करने लगता है। इन्वर्टर भी स्मार्ट है, पर सिर्फ ठंडे दिमाग से काम करेगा। उसके बाद बारी आती है शेडेड यानी कि लॉन्ग लाइफ प्लस बेटर आउटपुट। तो फाइनल मंत्रा याद रखना, सोलर पैनल्स को धूप दो, इन्वर्टर को छाओ। शेडेड और वेंटिलेटेड जगह पे चलेगा लॉन्ग लाइफ तक बिना फेल हुए, और जब हीट नहीं होगी तो आउटपुट भी स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों, इन्वर्टर के लिए जगह चुनना एक छोटी डिसीजन लग सकती है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे पड़ता है। वेंटिलेशन, शेड, रेन प्रोटेक्शन इज इक्वल टू स्मूथ परफॉर्मेंस प्लस ज्यादा आउटपुट प्लस लंबी सर्विस लाइफ। तो फ्रेंड्स, अब जब इन्वर्टर की जगह फिक्स कर ली, तो अगली बात आती है माउंटिंग कैसे करें। देखो, इन्वर्टर कोई फोटो फ्रेम नहीं कि जैसे ऐसे ही वॉल पे चिपका दिए। सिस्टम की साइज के हिसाब से उसका माउंटिंग भी अलग होता है, और ये छोटी सी गलती सिस्टम की जिंदगी छोटी कर सकती है। तो चलिए समझते हैं 1 किलोवाट सिस्टम से लेके 100 किलोवाट सिस्टम तक माउंटिंग का लॉजिक क्या है। 1 किलोवाट से 15 किलोवाट, घर का या स्मॉल कमर्शियल सिस्टम, इस साइज रेंज में आपका आप मोस्टली देखोगे वॉल माउंटेड इन्वर्टर्स। कॉम्पैक्ट डिजाइन, वेट मैनेजेबल होता है, माउंटिंग प्लेट्स या ब्रैकेट्स के थ्रू इजीली इंस्टॉल। माउंट कहाँ करें? इसके लिए चाहिए फायर प्रूफ वॉल जैसे कि कंक्रीट या आरसीसी, वेंटिलेटेड एरिया, इन्वर्टर को हवा चाहिए, और ड्राई जोन, इन्वर्टर को बारिश से बचा के रखो। इसके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करो तो कम से कम जमीन से 1.5 फीट ऊपर इंस्टॉल करो, और साइड और ऊपर 6-8 इंच का वेंटिलेशन स्पेस जरूर छोड़ो। ये साइज वाले इन्वर्टर मोस्टली माइक्रोटेक में आते हैं, सिंपल, इफेक्टिव और घर के लिए परफेक्ट। अब आती है 20 से 100 किलोवाट इंडस्ट्रियल या लार्ज कमर्शियल सिस्टम के लिए। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। ये इन्वर्टर होते हैं बड़े, हैवी और हाई कैपेसिटी वाले। माउंटिंग भी थोड़ा सीनियर इंजीनियरिंग जैसा होता है। वॉल माउंटेड ही नहीं, फ्लोर माउंटेड या स्ट्रक्चरल माउंट होता है। वेट ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर एमएस फ्रेम या स्टैंड बनवाना पड़ता है। कई बार लगता है कि कूलिंग फैन सेटअप भी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए आरसीसी प्लेटफॉर्म, फायर रेटेड वॉल बिहाइंड, वाइब्रेशन पैड कभी कभी, इंडोर प्रेफर्ड या कवर्ड इंडस्ट्रियल एनक्लोजर। और ये वाले मॉडल मोस्टली आते हैं माइक्रोटेक मैक्स सीरीज में। इंडिया के बड़े फैक्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए परफेक्ट। तो भाई, इन्वर्टर सिर्फ लगाना नहीं, सही तरीके से माउंट करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि माउंटिंग अफेक्ट करता है हीट डिसिपिएशन, सेफ्टी, सिस्टम लॉन्जेटिविटी और मेंटेनेंस एसेसिबिलिटी। और एक बात, एक बार माउंट हो गया फिर बार बार उठाना मुश्किल होता है, तो पहले से प्लान करो, इंजीनियर के जैसे सोचो। चलिए आगे लेके चलते हैं, जहां डिजाइन और इंस्टॉलेशन के और स्मार्ट सीक्रेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आ गए हैं एक टेक्निकल ट्विस्ट वाले टॉपिक पे, जहां बात सिर्फ इन्वर्टर की नहीं, पैनल कनेक्शन स्ट्रेटजी की है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डिजाइन। अब स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं कि मोहल्ले का डांडिया ग्रुप। यहाँ स्ट्रिंग का मतलब है जब मल्टीपल सोलर पैनल एक साथ कनेक्ट होते हैं इन सीरीज टू फॉर्म अ स्ट्रिंग, और हर स्ट्रिंग का कनेक्शन जाता है इन्वर्टर के एमपीपीटी इनपुट में। ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन अगर कनेक्शन थोड़ा सा भी गलत हुआ तो इन्वर्टर बोलेगा मुझे तो वोल्टेज समझ ही नहीं आ रही। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं एक परफेक्ट स्ट्रिंग।
उसके लिए स्टेप 1, पैनल और इन्वर्टर का मैच मेकिंग, यानी कि वोल्टेज एंड करंट। सबसे पहले चेक करो पैनल का वीएमपी, यानी कि वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। उसके बाद आप देखिए वीओसी, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। और थर्ड जो डाटा शीट में आपने डाटा देखना है वो देखना है आईएमपी एंड आईएससी, यानी कि करंट स्पेसिफिकेशन। और फिर इन्वर्टर की एमपीपीटी का इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है। जैसे कुछ इन्वर्टर्स का हो सकता है 160 वोल्ट से लेकर 960 वोल्ट तक, कुछ का रह सकता है 100 से 600 के बीच में। तो कैलकुलेशन ये होता है कितने पैनल एक साथ लगाएं कि टोटल वोल्टेज उस एमपीपीटी की रेंज में आए। जैसे अगर पैनल का वीओसी है 45 वोल्ट और मैक्सिमम एमपीपीटी इनपुट है 600 वोल्ट, तो आप मैक्सिमम 13 पैनल्स लगा सकते हो एक स्ट्रिंग में, यानी कि 600 को अगर 45 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 13 आता है। सिंपल है ना, बस थोड़ा सा मैथ और डाटा शीट से प्यार। इसके बाद स्टेप 2 में आता है टेम्परेचर चेक, मतलब कि पैनल का मूड वेदर पे है। अब यहाँ आती है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, टेम्परेचर। वोल्टेज हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पैनल्स का वोल्टेज कम होता है, और जब टेम्परेचर गिरता है वोल्टेज बढ़ता है। तो अगर अगर आप राजस्थान में हो जहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, या फिर हिमाचल प्रदेश में जहाँ -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, तो स्ट्रिंग डिजाइन में टेम्परेचर को जरूर कंसिडर करो। हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू वोल्टेज डाउन इज इक्वल टू ज्यादा पैनल्स चाहिए एक स्ट्रिंग में। और अगर लो टेम्परेचर है तो वोल्टेज अप होगी, कम पैनल्स लगाओ वरना इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए डिजाइनर्स यूज करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज विंडो टू डिसाइड मिनिमम पैनल्स रिक्वायर्ड इन समर और मैक्सिमम पैनल्स अलाउड इन विंटर। एक परफेक्ट स्ट्रिंग वही होती है जो हर सीजन में इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज में रहे। तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग डिजाइन इज लाइक सोलर जेंगा। एक भी ब्लॉक गलत लगा और पूरी सिस्टम गिर जाएगी। डाटा शीट पढ़ो, टेम्परेचर चेक करो और सही पैनल काउंट डिसाइड करो। सिस्टम चलेगा बटर स्मूथ और इन्वर्टर बोलेगा मजा आ गया। चलिए दोस्तों, आगे भी सोलर की सेटिंग्स और डिजाइन के फॉर्मूलेस मिलेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कैसे पैनल और इन्वर्टर का वोल्टेज करंट का मिलान होता है। लेकिन अब आते हैं उस पार्ट पे जहाँ थोड़ा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर प्लस कॉमन सेंस चाहिए होता है। ये है स्ट्रिंग डिजाइन के स्टेप 3, 4 और 5, जहाँ छोटी सी गलती सिस्टम को ओवरहीट या अंडर परफॉर्म करवा सकती है। तो चलिए बिना किसी ओवर थिंकिंग के सिंपल स्टाइल में समझते हैं। स्टेप 3, पैनल का करंट चेक करो, इन्वर्टर बोले लोड मैनेजेबल है। तो भाई इन्वर्टर की एमपीपीटी ने वोल्टेज तो हैंडल कर लिया, अब बात आती है करंट की। आईएमपी का मतलब है पैनल का वर्किंग करंट और आईएससी का मतलब है पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट। अब चेक करो पैनल का करंट इनटू नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग्स विच इज इक्वल टू इन्वर्टर की इनपुट करंट लिमिट से कम है या नहीं। जैसे अगर किसी इन्वर्टर की मैक्स करंट रेटिंग 12 एम्पियर है और आप दो पैरेलल स्ट्रिंग लगा रहे हो जिसमें एक पैनल की आईएमपी है 6.5 एम्पियर, तो टोटल बन गया 13 एम्पियर, यानी कि इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन है या तो स्ट्रिंग कम करो या इन्वर्टर का मॉडल अपग्रेड करो। उसके बाद बारी आती है स्टेप 4 की कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स कितने होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल होते हैं वीओसी एट मिनिमम टेम्परेचर। ये स्टेप है ठंड में पैनल का वोल्टेज कितना बढ़ जाता है उसका कैलकुलेशन। जैसे -10 डिग्री में पैनल का वीओसी ज्यादा हो जाता है, और अगर टोटल स्ट्रिंग वीओसी इन्वर्टर के मैक्स वोल्टेज लिमिट से ऊपर चला गया तो इन्वर्टर का फ्यूज उड़ जाएगा लिटरली। सो कैलकुलेट मैक्सिमम पैनल्स इज इक्वल टू इन्वर्टर मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय पैनल वो वीओसी इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस रिजल्ट को इन्वर्टर के एब्सोल्यूट मैक्स इनपुट वोल्टेज से नीचे रखो वरना वारंटी गई। स्टेप नंबर 5 है मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स, जो कि है वीएमपी एट मैक्सिमम टेम्परेचर। और अब समर टाइम की बात, जब 45 डिग्री हो जाए टेम्परेचर, पैनल का
वोल्टेज घट जाता है। ऐसे में अगर स्ट्रिंग्स का वीएमपी इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज से नीचे चला गया तो इन्वर्टर बोलेगा सॉरी भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सो कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स इज इक्वल टू इन्वर्टर में एमपीपीटी वोल्टेज डिवाइडेड बाय पैनल वीएमपी इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर। यानी मिनिमम इतने पैनल्स लगाने ही चाहिए, वरना सिस्टम आइडियल बैठा रहेगा और आप सोचोगे कि सोलर चल क्यों नहीं रहा। गोल्डन रूल फॉर बोथ स्टेप 4 एंड 5, दोनों कैलकुलेशन रिजल्ट्स एमपीपीटी वोल्टेज रेंज के अंदर होने चाहिए, तभी सिस्टम चलेगा फुल एफिशिएंसी पे, ना ओवरलोड ना अंडरलोड, जस्ट राइट। तो याद रखो फ्रेंड्स, स्टेप 3 इज करंट कंपैटिबिलिटी, स्टेप 4 इज मैक्सिमम पैनल्स और स्टेप 5 इज मिनिमम पैनल्स। ये 3 स्टेप डिसाइड करते हैं कि आपका सिस्टम सर्वाइव करेगा या स्ट्रगल करेगा। सही कैलकुलेशन ही इन्वर्टर को खुश रखती है और आपको भी खुश रखती है और आपका बिल कम करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अब तक हम थियरी समझ चुके हैं, वीएमपी, वीओसी, एमपीपीटी, टेम्परेचर। लेकिन अब आते हैं रियल डिजाइन एग्जांपल पे। ये है एक क्लासिक यूज केस, 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 415 वाट के पैनल्स का सिस्टम डिजाइन। अगर आप घर पे लगवाना चाहते हो 3 किलोवाट का प्लांट, तो ये वाला डिजाइन आपका रेफरेंस गाइड बन सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है स्ट्रिंग डिजाइन का एक्चुअल कैलकुलेशन। स्टेप 1, इन्वर्टर और पैनल का डाटा शीट मैच। यहाँ पे इन्वर्टर का मॉडल जो सेलेक्ट किया है वो करेंगे MIC3000TLX। इसमें एमपीपीटी वोल्टेज की रेंज जो है वो है 80 से लेकर 550 वोल्ट तक की, और मैक्सिमम डीसी वोल्टेज जो इस इन्वर्टर को दी जा सकती है वो है 550 वोल्ट। मैक्सिमम इनपुट करंट जो है वो है 13 एम्पियर, और इसमें जो नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स है वो एक ही है, और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो कि है 16 एम्पियर का। अब एक पैनल है 415 वॉट का, वॉट पिक का, और उसमें जो वीएमपी है वो है 39.3 वोल्ट, वीओसी है 47.8 वोल्ट, और उसका आईएमपी है 10.56 एम्पियर, और शॉर्ट सर्किट जो करंट है यानी कि आईएससी वो है 11.14 एम्पियर। स्टेप 2, करंट कंपैटिबिलिटी चेक। आईएमपी है 10.56 एम्पियर और आईएससी है 11.14 एम्पियर। सो ये जो इन्वर्टर है वो हैंडल कर सकता है मैक्सिमम इनपुट करंट 13 एम्पियर का और मैक्सिमम आईएससी 16 एम्पियर का। मतलब जो पैनल का करंट है वो विद इन लिमिट्स है, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम पैनल्स कितने लग सकते हैं इस एमपीपीटी के अंदर। सो वीओसी एट लो टेम्परेचर, लेट्स से मिनिमम टेम्परेचर जो साइड का है वो है 5 डिग्री, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वीओसी हो गया -0.029% पर डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन जो 25 डिग्री का है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज राइज करेगी वो 20 डिग्री इंटू 0.29% यानी कि 5.8% जो है कम टेम्परेचर पे वीओसी राइज करेगी। तो जो एडजस्टेड वीओसी हो जाएगी इसकी, वो लगभग बनेगी 50.57 वोल्ट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स कितने लग सकते हैं, मैक्सिमम जो इनपुट डीसी करंट मिल सकता है 550 वोल्ट, उसको डिवाइड करेंगे 50.57 वोल्ट से, जो कि आता है 10.88, मतलब कि 10 पैनल्स तक सेफ है इस इन्वर्टर के अंदर लगाने के लिए। स्टेप 4, मिनिमम पैनल्स वीएमपी एट हाई टेम्परेचर। लेट्स से मिनिमम साइड टेम्परेचर है 45 डिग्री, टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो गया वो 45 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन से जो डिफरेंस है। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हुआ 20 डिग्री इंटू 0.37% विच इज इक्वल टू 7.4%। जो इस केस में जो वीएमपी एडजस्टेड आया वो आया 39.3 वोल्ट इंटू 1 माइनस 0.074 विच इज इक्वल टू 36.4 वोल्ट। सो जो मिनिमम पैनल्स लग सकते हैं वो लग सकते हैं 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय 36.4 वोल्ट विच इज इक्वल टू 2.2, यानी कि 3 पैनल्स मिनिमम इस स्ट्रिंग में लगाने ही पड़ेंगे। अब स्टेप 5 है फाइनल प्रैक्टिकल डिजाइन। सेफ स्ट्रिंग डिजाइन 7 से 10 पैनल्स पर स्ट्रिंग विद 415 पैनल के 8 पैनल विच इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट किलोवाट टोटल डीसी पावर, perfectly within MIC 3000 TLX capacity of 3500 वोल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रेंज विद इन MPPT, करंट विद इन इन्वर्टर लिमिट,
और सिस्टम बैलेंस लाइक चाय में चीनी। तो दोस्तों, ये था एक एक्चुअल वर्किंग एग्जांपल जहां हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड नंबर से क्रैक किया। अब आप किसी भी इन्वर्टर और पैनल का स्ट्रिंग डिजाइन कैलकुलेट कर सकते हो इंजीनियर जैसे। डाटा शीट समझो, टेम्परेचर इफेक्ट याद रखो और माइक्रोटेक जैसा रिलायबल इन्वर्टर लो जिसमें मार्जिन मिलता है। चलिए अब बनाते हैं सिस्टम को और भी बुलेट प्रूफ। तो भाइयों, थ्योरी भी समझ ली, एग्जाम्पल भी कर लिया। अब चलिए करते हैं एक रियल साइट बेस्ड डिजाइन जहां डाटा भी रियल है और डिसीजन भी। मान लो क्लाइंट ने कहा भैया मुझे नासिक में सोलर लगवाना है। अब नासिक का मौसम स्वीट है, स्पाइसी, कभी 36 डिग्री की गर्मी है, कभी 13 डिग्री तक की ठंड। तो चलिए इन्हीं फिगर्स के साथ करते हैं परफेक्ट स्ट्रिंग कैलकुलेशन लाइव लाइक अ प्रो सोलर इंजीनियर। अब इसके अंदर देखेंगे कि साइड डाटा, नासिक की गर्मी ठंड पहले समझते हैं। तो लोकेशन है नासिक, मिनिमम टेम्परेचर है 13.9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर है 36.3 डिग्री सेल्सियस। अब याद है ना भाई कि वोल्टेज बढ़ता है ठंड में, घटता है गर्मी में। तो ये टेम्परेचर वैल्यू स्टेप 4 एंड स्टेप 5 के कैलकुलेशन में काम आएंगे। अब स्टेप 3 है करंट कैपेबिलिटी चेक। IMP पैनल है 10.56 एम्पियर, इन्वर्टर मैक्स इनपुट करंट है 13 एम्पियर का और ISC पैनल का है 11.14 एम्पियर। इन्वर्टर मैक्स शॉर्ट सर्किट करंट जो वो है 16 एम्पियर का। तो इन्वर्टर और पैनल की जोड़ी है परफेक्ट मैच। MIC 3000 TLX बोल रहा है आज जो पैनल है मैं संभाल लूंगा। उसके बाद स्टेप 4 है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स VOC एट द रेट 13.9 डिग्री सेल्सियस। लेट्स क्रैक द रियल मैथ। फॉर्मूला जो इसका है VOC करेक्टेड है VOC प्लस 25 माइनस टेम्परेचर मिनिमम इंटू 0.29% इंटू VOC। VOC है 47.8, टेम्परेचर मिनिमम है 13.9, डिफरेंस है 11.1 डिग्री सेल्सियस। 0.29 of VOC which is equal to 0.1386 वोल्ट। सो वोल्टेज राइट 11.1 डिग्री के हिसाब से 0.1386 is equal to 1.54 वोल्ट। VOC करेक्टेड जो होगी वो होगी 49.34 वोल्ट। तो इसका फाइनल आंसर है 49.34 वोल्ट पर पैनल एट लोवेस्ट टेम्परेचर। तो भाई अगर आप इन्वर्टर का मैक्स DC इनपुट 550 वोल्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स जो स्ट्रिंग में लग सकते हैं वो है 550 वोल्ट डिवाइडेड बाय 49.34 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 11 पैनल्स। बस 11 से ज्यादा लगाए तो इन्वर्टर बोलेगा मैं ज्यादा नहीं झेल सकता। टेम्परेचर अफेक्ट्स वोल्टेज। ठंड में वोल्टेज ज्यादा, गर्मी में वोल्टेज कम। ऑलवेज चेक दैट मैक्सिमम पैनल्स वोल्टेज एट लो टेम्परेचर डजंट क्रॉस इन्वर्टर लिमिट। जो माइक्रोटेक के इन्वर्टर्स हैं ये सोलेंट रेंज और मार्जिन देते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए। अभी तो कैलकुलेशन का आधा काम ही हुआ है। अगले स्टेप में देखेंगे मिनिमम पैनल काउंट एट मैक्सिमम टेम्परेचर। सोलर डिजाइनर बनना है तो पेशेंस और थोड़ा मैथ भी जरूरी है। अब आता है स्ट्रिंग डिजाइन का फाइनल शॉट जहां हम निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स पर स्ट्रिंग। यानी अब पता चलेगा कि इन्वर्टर बोलेगा बस इतने में ही पैनल्स लगा भाई, वरना या तो शॉर्ट हो जाऊंगा या चालू ही नहीं होऊंगा। स्टेप 4 है रिकैप, मैक्सिमम मैन पैनल्स पर स्ट्रिंग। फॉर्मूला जो है वो है मैक्सिमम पैनल्स इज इक्वल टू मैक्सिमम MPPT वोल्टेज डिवाइडेड बाय VOC एट मिनिमम टेम्परेचर। So VOC adjusted for 13.9 degree Celsius is equal to 49.338 वोल्ट। मैक्सिमम MPPT वोल्टेज है 550 वोल्ट। मैक्सिमम पैनल्स जो होंगे वो होंगे 550 वोल्ट डिवाइडेड बाय 49.338 which is equal to 11.14 which is almost 11 पैनल्स। तो 11 पैनल से ज्यादा नहीं लगाना वरना इन्वर्टर ओवरलोड पे चलेगा। मिनिमम पैनल्स अब इसमें देखेंगे डिजाइन में कितने हो सकते हैं। वो है VMP एट द रेट मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 36.3 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला इज VMP इज इक्वल टू VMP माइनस टेम्परेचर मैक्स माइनस 25 डिग्री सेल्सियस इनटू परसेंटेज कोएफिशिएंट इनटू VMP। VMP है 39.3 वोल्ट, टेम्परेचर डिफरेंस है 36.3 माइनस 25 विच इज 11.3 वोल्ट। ड्रॉप हो गया 11.3 वोल्ट का into 0.29% into 39 which is 1.29%। so adjusted VMP जो है वो है 38.012 volt। now calculate minimum panels required। there are two methods to check and you take
विच एवर गिव्स हायर पैनल काउंट। मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज 80 वोल्ट है, डिवाइड बाय एडजस्टेड वीएमपी जो कि 38.012 वोल्ट है, जो बनता है 2.10 यानी कि ऑलमोस्ट 3 पैनल्स। स्टार्टअप वोल्टेज 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय 38.012 वोल्ट, अगेन 3 पैनल्स। तो भाई मिनिमम 3 पैनल्स लगाने ही चाहिए स्ट्रिंग में, वरना इन्वर्टर में प्रॉब्लम आएगी। मिनिमम पैनल पर स्ट्रिंग इज 3, मैक्सिमम पैनल पर स्ट्रिंग इज 11। तो सेफ और ऑप्टिमल डिजाइन के लिए 7 से 10 पैनल इस गोल्डन रेंज में आप रहिए। और अगर आपने ये कैलकुलेशन सही किया तो इन्वर्टर सही काम करेगा। हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, तो लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रिंग डिजाइन ही स्मार्ट डिजाइन है। और हाँ, डाटा शीट से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही आपकी असली इंजीनियरिंग गाइड है। तो फ्रेंड्स, पैनल लग गया, स्ट्रिंग डिजाइन हो गया, अब इन्वर्टर को लगाने की बारी है। लेकिन एक बात याद रखना, इन्वर्टर का काम सिर्फ कन्वर्ट करना है, उसकी सही जगह भी सिस्टम की एफिशिएंसी डिजाइन डिसाइड करती है। तो चलिए करते हैं डिस्कस, कौन सी 3 चीजें जरूरी होती हैं इन्वर्टर इंस्टॉल करते वक्त। सबसे पहले है वॉल, हल्क जैसा स्ट्रांग होना चाहिए। ये इन्वर्टर कोई पोस्टर नहीं है जो टेप से चिपका दिया, ये एक फुल वेटेड मशीन है। तो जहां भी इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हो, वॉल या ब्रैकेट स्ट्रांग और ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर इन्वर्टर नीचे गिर गया तो ईएमआई से पहले इन्वर्टर का बिल आ जाएगा। आई लेवल या थोड़ा ऊपर, इजी इंस्पेक्शन, इजी लाइफ। इन्वर्टर पे एलसीडी स्क्रीन होती है जो दिखाता है पावर जनरेशन, ग्रिड स्टेटस, एरर कोड एक्सेट्रा। तो भाई ऐसी हाइट पे इन्वर्टर लगाओ जहां सीधा देखा जाए, आई लेवल और स्लाइटली अबव, परफेक्ट हाइट। कोई स्टूल चढ़ के देखने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी। उसके बाद IPv65 प्रोटेक्शन है, पर धूप से बचा के। अब माइक्रोटेक या और कोई भी अच्छा इन्वर्टर हो, उसका प्रोटेक्शन लेवल हो IP65, मतलब पानी और डस्ट से सेफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको डायरेक्ट धूप में छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग सनलाइट इज इक्वल टू ओवर हीटिंग विच इज इक्वल टू पावर डी रेटिंग, यानी हीट की वजह से इन्वर्टर अपना आउटपुट कम कर देता है। सो व्हाट टू डू, इन्वर्टर इंडोर या शेडेड आउटडोर लोकेशन चूज करो इन्वर्टर के लिए। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, एयर फ्लो हो ताकि कूलिंग सही रहे। इन्वर्टर भी थोड़ा ठंडा मांगता है, उसको चाहिए चिंता नहीं, उसको छाया चाहिए चिंता नहीं। इन्वर्टर का घर भी स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि वॉल स्ट्रॉन्ग लाइक हल्क, हाइट ह्यूमन फ्रेंडली, शेड सन से बचाओ मोड। सही इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू लॉन्ग लाइफ प्लस बेटर परफॉर्मेंस प्लस नो टेंशन। तो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का क्रेज तो पूरे भारत में ही चल रहा है। लेकिन एक सवाल, क्या आपका इन्वर्टर MNRE अप्रूव्ड है? नहीं पता तो सुन लो अब। MNRE की गाइडलाइंस सोलर इन्वर्टर के लिए सरकारी रूल बुक। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनेबल एनर्जी ने बोला है, सोलर इन्वर्टर लगाना है तो पहले इंश्योर करो कि वो BIS सर्टिफाइड हो। यानी बिना अप्रूव्ड लेबल के इन्वर्टर सेल नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, इवन इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए। एप्लीकेबल रूल्स, दो इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, 2 इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करने ही पड़ेंगे। IS 16221 सेफ्टी ऑफ पावर कन्वर्टर यूज्ड इन सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, और IS 16169 आइलैंडिंग प्रिवेंशन मेजर्स फॉर ग्रिड कन्वर्टेड इन्वर्टर। यानी इन्वर्टर शुड बी सेफ, ग्रिड कंप्लायंट, सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड। और माइक्रोटेक तो वैसे भी बहुत है। मार्केट में कोई जुगाड़ू इन्वर्टर्स मिलते हैं जो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन नो सेफ्टी, ना स्टेबिलिटी, ना सर्टिफिकेशन, सिर्फ टेंशन। लेकिन माइक्रोटेक के इन्वर्टर्स प्रॉपरली टेस्टेड इन एक्रीडिएटेड लैब्स, BIS सर्टिफाइड, फुली MNRE कंप्लायंट। तो आप बिना किसी टेंशन के सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। तो याद रखिए, इन्वर्टर सर्टिफाइड हो, BIS और MNRE अप्रूव्ड हो, सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंप्लायंस सब टिक्ड हो,
और अगर आपको ब्रांड चूज करना हो तो माइक्रोटेक इन्वर्टर इज स्मार्ट इंडियन चॉइस। सरकारी नॉर्म्स के साथ घर का बिजली का फ्यूचर सिक्योर। और श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के पास है इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट इन्वर्टर ज्ञान, फ्रॉम व्हाट इज इन्वर्टर टू सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। सोलर इज मैजिक। और श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी आपकी मदद करेगा आपकी इन्वर्टर चूज करने के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक का फुल ब्रेकडाउन। तब तक के लिए बिजली बचाओ, सोलर लगाओ, इंडिया बढ़ाओ। थैंक्स।